नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज पढ़ते हैं महाकवि कालिदास की जीवनी, जिसे अंग्रेजी में बायोग्राफी भी कहते हैं। जीवनी यानी किसी व्यक्ति के जीवन के प्रसंगों को, उनकी घटनाओं का चरित्र चित्रण करना। देखते हैं लेखक परिचय। नरपत बारहट हड़वेचा, राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। संलग्न यानी जुड़े हुए। उनकी विशेष रुचि लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है यानी प्रयत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर, ऐशो आराम त्याग कर, भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियां आपको बहुत पसंद है और ये आपकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष को जीवन चरित्र में अंकित किया गया है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति में यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू यानी मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है, जैसे कालिदास हीरे की तरह चमके थे। इस प्रकार तो महाकवि कालिदास के जीवन की कुछ घटनाओं का यहाँ पर वर्णन लेखक ने दिया है। आइए शुरू करते हैं कालिदास की जीवनी। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। हम संस्कृत साहित्य को अगर पढ़े तो हमें पता चलता है कि संस्कृत साहित्य के बड़े बड़े कवियों ने कभी अपने जीवन के बारे में अपने ग्रंथों में वर्णन नहीं किया है। अपने जीवन जन्म स्थान के बारे में कहीं उल्लेख मिलता नहीं है। अन्य कवियों ने अपने ग्रंथ में उनके बारे में जो कुछ भी लिखा है, उनसे ही हमें पता चलता है उनके जीवन के बारे में। ये कालिदास की तस्वीर है और ये भोज और कालिदास दोनों साथ साथ है। यहाँ पर जो वर्णन है वह कि बाण ने अपनी कृति में, कृति का नाम था हर्षचरित। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है, जिससे हमें पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए थे। हर्षचरित संस्कृत में बाण भट्ट द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में, अभिभावक शब्द समूह के लिए एक शब्द है, बच्चों के पारिवारिक रक्षक को अभिभावक कहा जाता है, विक्रम नाम का उल्लेख किया है। जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, ये वही विक्रम है जिनका हमारे यहाँ विक्रम संवत चलता है। हिंदू धर्म के कैलेंडर में हम पढ़ते हैं विक्रम संवत। ये विक्रमादित्य की यहाँ पर बात हुई है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है।
विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। पहेलियां हमने हिंदी में पढ़ी है 10वीं कक्षा में। लोक कथा लोगों के द्वारा की जाने वाली कथाओं को लोक कथा कहा जाता है। तो अनेक लोक कथाओं में और पहेलियों में हमें राजा भोज और विक्रमादित्य की कथाओं में कालिदास का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास की जीवनी का एक चित्र यहाँ पर रखा है और पास में जो चित्र है वह चित्र है राजा विक्रमादित्य का, जो सिंहासन पर आरूढ़ है। अब देखते हैं जन्म और परिचय राजा विक्रमादित्य के जीवन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है। दर्शनीय शब्द समूह में आता है दर्शन करने योग्य, देखने लायक जो स्थल है उसे दर्शनीय कहा जाता है। मेघदूत कालिदास का मेघ को दूत बनाकर लिखा गया ग्रंथ है, उनमें उज्जैन का वर्णन आता है, तो लगता है कि उनका जन्म स्थान उज्जैन रहा होगा। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया था। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। देखो, राजा विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत था और उनके काल में साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। विक्रमादित्य राजा के बारे में और जानकारी ले तो विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, जो मालवा प्रदेश के आसपास पड़ता था। ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए वे प्रसिद्ध थे। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया और उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। विक्रमादित्य की उपाधि भारतीय इतिहास में बाद में कई अन्य राजाओं ने प्राप्त की थी, जिनमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे, उल्लेखनीय है। राजा विक्रमादित्य नाम विक्रम और आदित्य से बना हुआ है, एक समास है जिसका अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी। तो इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। वही विक्रमादित्य की यहाँ पर लेखक ने बात की है। समय समय पर उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे और उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई थी, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में अधिक हुई। इस परिच्छेद में राजा विक्रमादित्य की विशेषताओं को बताया गया है कि उनका जो समय था वह उत्कर्ष और उन्नति का समय था। कला प्रेमी थे, इसीलिए उनके शासन काल में कला की उन्नति, साहित्य की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। यहाँ पर 3
शब्द दिए हैं। तीनों शब्द कर्तुवाचक शब्द है, कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक। जो कविता लिखता है वह कवि, जो साहित्य की रचना करता है वह साहित्यकार, और विज्ञान से संबंधित जानकारी रखता है वह वैज्ञानिक। तो यहाँ पर विक्रमादित्य के विशेषताओं को हमने देखा और कालिदास के जन्म और परिचय के बारे में हमने पढ़ा। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे, कि उनके दरबार में ऐसे 9 विशेषज्ञ बैठे रहते थे जो अपनी अपनी कलाओं में निपुण होते थे, वह नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवावस्था तक निरक्षर थे। निरक्षर शब्द समूह के लिए एक शब्द है जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है वह, और वह पूर्व जीवन में बचपन में कैसे थे? बुद्धू यानी मूर्ख थे। उनकी मूर्खता किस प्रकार लोगों को पता चलती थी कि जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। तो हमें प्रश्न होता है कि ऐसे बुद्धू माने जाने वाले कालिदास जो निरक्षर थे, जिस डाल पर बैठते थे उसी को ही काटते थे, फिर भी इतने बड़े महाकवि क्यों हुए और इतने बड़े विद्वान क्यों हुए? उनके पीछे की एक रोचक दिलचस्प कहानी है। अब पढ़ते हैं उस कहानी को। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी। गुणवती यानी गुणवान, जिसमें अनेक गुण भरे हो वह, जिसका नाम विद्योत्तमा था। विद्योत्तमा भी शब्द समूह के लिए एक शब्द है। विद्या में जो उत्तम है वह विद्योत्तमा। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। रूपवती यानी रूपवान, सौंदर्यवान। उनके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। घमंड यानी अभिमान। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। इतनी सुंदर और रूपवती थी कि उनकी प्रशंसा आसपास के देशों में फैली हुई थी। उन्होंने अपने विवाह के संबंध में एक घोषणा कर रखी थी कि मेरे साथ जो शास्त्रार्थ करेगा और जो मुझे हरा देगा, मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करूंगी। शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों के बारे में किया जाने वाला एक बहस, चर्चाएं जिसे कहा जाता है वह। उनकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंच गई, वहां के विद्वान उनसे शादी करने के लिए इच्छुक होने लगे। पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे, लेकिन विद्वान या पंडितों की बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। ग्लानि यानी दुख, शर्म, और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। विद्वान और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए, तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। कि बार बार विद्योत्तमा अपने घमंड के कारण विद्वानों और पंडितों की सभा में अपमान करती रहती थी, इसीलिए पंडितों और विद्वानों ने सोचा कि किसी मूर्ख के साथ इनका विवाह कर देंगे तो हम अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे और इनका घमंड भी टूट जाएगा। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। बच्चे यहाँ पर ध्यान दें कि हमारे पास अगर रूप है, गुण है, ज्ञान है, शास्त्र के संबंध में जानकारी है, तो हमें उनका घमंड करना चाहिए नहीं, क्योंकि घमंड से हमारी सारी विद्याएं नष्ट हो जाती है। उन्हीं का उदाहरण है यह विद्योत्तमा। अब वे एक ऐसे मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया।
वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। ये विद्वान नगर में जाते हैं और एक ऐसे मूर्ख की तलाश करते हैं कि जो मूर्ख है उसे हम राजकुमारी के साथ छल कपट से उनका ब्याह करा देते हैं ताकि हम अपने अपमान का बदला ले सकें। उनकी नजर में आए कालिदास। देखो यहाँ पर वह चित्र है, कालिदास जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं। उसे इतना पता नहीं चल पा रहा है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो विद्वानों को लगा कि हमें इससे बड़ा मूर्ख कौन मिलेगा, इससे अच्छा है कि हम इसी को पेड़ से नीचे उतार कर समझा बुझाकर कुछ लालच देकर मना लेते हैं और उन्हें लालच देते हैं कि एक सुंदर राजकुमारी के साथ तो हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वहां कुछ नहीं बोलेगा और वह गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। उसे समझाया कि हम तुम्हें दरबार में ले जाएंगे, वहां राजकुमारी तुम्हें कुछ प्रश्न पूछेगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, गूंगा बना रहना है। गूंगा यानी जो बोल नहीं सकता है वह, और तुम्हें इशारों के द्वारा ही उनके प्रश्नों के जवाब देने होंगे और शास्त्रार्थ में तुम्हारी जीत अवश्य हो जाएगी और तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ हो जाएगा। ऐसा विद्वानों ने कालिदास से कहा तो कालिदास तैयार हो गए कि मैं तुम जैसा कहोगे वैसा करने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और ये बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। संकेत यानी इशारा कि इनका मौन व्रत चल रहा है तो ये आपके साथ बहस नहीं करेंगे, इशारे से ही वो बातचीत करेंगे। महान पंडितों ने इनकी महानता बताते हुए इस प्रकार राजकुमारी को परिचय में कहा। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बातें समझ नहीं सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। देखो मौन रहने के कितने फायदे हैं। यहाँ मौन रहने के कारण अर्थ का किस प्रकार अनर्थ बन जाता है, इनका उदाहरण दिया है कि राजकुमारी ने शास्त्रार्थ की शुरुआत की, उन्होंने एक उंगली दिखाई, तो एक उंगली दिखाई उनका भाव था कि ईश्वर एक है। तो मूर्ख युवक ने उनका अर्थ क्या निकाला कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, तो उन्होंने सामने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा कि तुम अगर मेरी एक आंख फोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखों को फोड़ डालूंगी। और उनका अर्थ समझाते हुए विद्वानों ने कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का मानना है कि ईश्वर और जीव एक नहीं है, 2 है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख युवक ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रहे हैं। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा
कि आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलन से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। बड़ी गुड बात यहाँ पर लेखक समझाते हैं कि विद्योत्तमा ने 5 उंगली दिखाई और 5 तत्वों का संकेत किया। ये 5 तत्व हमारे भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है। लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष भी कहा जाता है और सांख्य शास्त्र में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बनी मानी गई है। तो यहाँ पर उन्होंने 5 उंगलियों में 5 तत्वों का संकेत किया, लेकिन कालिदास क्या माने कि वह मुझे तमाचा मारना चाहती है, तो उन्होंने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। तो विद्योत्तमा के उत्तर में विद्वानों ने क्या समझाया कि हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। उनके इस जवाब से विद्योत्तमा खुश हो गई और उन्होंने अपनी हार मान ली। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा। यकायक यानी अचानक। उठरू उठरू। उनको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। विद्योत्तमा को लगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो तो बहुत बड़ा विद्वान है। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है, कि अगर वो विद्वान होता तो इस प्रकार की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि भाषा से ही मनुष्य की विद्वता प्रकट होती है कि जैसी हमारी भाषा होती है वैसा ही हमारा आचरण हमारे बर्ताव में देखा जाता है। तो उनकी बोली को देखकर उसे लगा कि ये तो कोई विद्वान नहीं दिख पड़ते हैं, मुझे पंडितों ने छल कपट से इनसे हरा दिया है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। छल यानी धोखा, छल कपट। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसने मां काली का वरदान प्राप्त किया और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। विद्योत्तमा को बहुत ही दुख पहुंचा और उन्होंने कालिदास को अपने महल से निकाल दिया और द्वार बंद कर दिए कि ऐसे मूर्ख का मेरे महल में कोई स्थान नहीं है। कालिदास बहुत दुखी हुए और वो कठोर उपासना करने के लिए मां काली के मंदिर में गए। वहां दरवाजा बंद था। काली माता ने अंदर से कहा कि कौन है? तो उसने बाहर से कहा, मैं काली का दास हूँ, आपकी आराधना करने के लिए आया हूँ, मुझे विद्या प्राप्त करनी है। उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और शीघ्र यानी जल्द ही कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गए। प्रवीण यानी होशियार और विधा यानी अलग अलग विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। नाटक भी लिखे, प्रकृति काव्य भी लिखे, महाकाव्य भी लिखे। इस प्रकार राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर से विद्योत्तमा के पास वो एक दिन लौटते हैं कि अब तो मैं उनके समान बन गया हूँ, विद्वान बन गया हूँ, तो अब मैं पुनः अपनी पत्नी के पास जाता हूँ, वो अवश्य मेरा स्वागत करेगी। तब भी द्वार बंद ही था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की कि अनावृत कपाट द्वार देही। द्वार बंद थे। जब कालिदास महल में पहुंचे तो अंदर से आवाज आई कि तुम कौन हो? तब कालिदास ने कहा कि मैं तुम्हारा पति कालिदास विद्वान बनकर लौटा हूं।
तो विद्योत्तमा ने अंदर से कहा कि अगर तुम विद्वान बन गए हो, कुछ सीख कर आए हो, तो मुझे संस्कृत में कुछ ऐसी पंक्ति सुनाओ, कुछ अच्छा काव्य सुनाओ, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम सचमुच ही विद्वान बन गए हो। तो उनके प्रमाण के लिए वो संस्कृत में विद्योत्तमा से प्रार्थना करते हैं कि अनावृत कपाट द्वार देही, कि ये जो बंद द्वार है वह तुम मेरे लिए खोल दो। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष, क्या तुम्हारी वाणी में कोई विशेषता आई, अब तुम विद्वान बन गए हो? उन्होंने ऐसा कहा। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, उन्होंने उनके प्रश्न के जवाब में कहा कि तुमने जिस 3 शब्द से मुझे डांटा था, उन्हीं 3 शब्दों से आज मैं बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करके वापस लौटा हूं। उन्होंने अस्ति से कुमार संभव की शुरुआत की है, कश्चित से मेघदूत की और वाग विशेष से रघुवंश की रचना की है। और उनकी पंक्तियों को वो बाहर से सुनाते हैं और उनकी रचना की पंक्तियों को उन्होंने विद्योत्तमा को सुनाया। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। फिर उसे यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि अब मेरा पति मूर्ख नहीं है, अब वो महाकवि बनकर लौटा है। तो उन्होंने तुरंत द्वार खोल दिए। देखो, ये कुमार संभव, शिव पार्वती और कुमार कार्तिकेय के जन्म की इसमें कथा है और ताड़कासुर के वध की कथा है। ये माँ काली की उपासना करते हुए कालिदास का चित्र है और ये मेघदूत, जो मेघ को दूत बनाकर लिखा गया ग्रंथ है, उनकी तस्वीर है। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है, वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। प्रकृति का वर्णन उनके ग्रंथों में अगर देखना है तो हमें उनके ऋतु संहार को पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है कि सारे विश्व में उनके समान किसी और कवि ने उपमाओं का वर्णन नहीं किया है। उनकी उपमा के बारे में कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य नो उत्कृष्टेति मे मम अर्थांतरन्यास विन्यासे कालिदास विशिष्यते। अर्थात उनके समान उपमा मिलना दुर्लभ है, उनकी कोई तुलना कर सकता नहीं है, उनका कोई जोड़ नहीं है। जोड़ यानी प्रतिस्पर्धी, उपमा में कोई दूसरा नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। चरित्र चित्रण यानी किसी पात्र के चरित्र को उजागर करना। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। कि उन्होंने अपने साहित्य में आदर्श राजा की मूर्ति को स्थापित किया है कि वो राजा प्रजा का शासक होता है, उतना ही नहीं, उनका रक्षक, सेवक और पिता भी होता है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी उन्हें था और हमें कवि कालिदास की रचनाओं में नारी को सम्मान किस प्रकार दिया जाता है वह मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। उसे सिर्फ घर की 4 दीवारों के अंदर बैठना ही नहीं है, उसे संगीत, चित्र और नृत्य सीखने का भी अधिकार है, ऐसा उनके ग्रंथों में मिलता है। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दो कि आपको एक वाक्य में या रिक्त स्थान की पूर्ति में पूछा जाता है कि महाकवि कालिदास के कितने प्रमुख ग्रंथ थे। तो 7 प्रमुख ग्रंथ थे। 7 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम,
मेघदूत, ऋतु संहार और विक्रमो वर्षीय। अब एक के बाद एक हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है, उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। ऋतु संहार के बारे में ज्यादा जानकारी अगर देखें तो ऋतु संहार कालिदास का एक विख्यात काव्य है। ऋतु संहार महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य रचना भी मानी जाती है, जिसके 6 सर्गों में ग्रीष्म से आरंभ कर वसंत तक की 6 ऋतुओं का सुंदर प्रकृति चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ऋतु संहार का कला शिल्प महाकवि की अन्य कृतियों की तरह उदात्त न होने के कारण इसके कालिदास की कृति होने के विषय में संदेह भी किया जाता है। मल्लीनाथ ने इस काव्य की टीका नहीं की है तथा अन्य किसी प्रसिद्ध टीकाकार की भी इसकी टीका नहीं मिलती है। जे नोबुल तथा प्रो ए.बी. कीथ ने अपने लेखों में ऋतु संहार को कालिदास की ही प्रामाणिक एवं प्रथम रचना सिद्ध किया है। ऋतु संहार का शाब्दिक अर्थ है ऋतुओं का संघात या समूह। इस खंड काव्य में कवि ने अपनी प्रिया को संबोधित कर 6 ऋतुओं का 6 सर्गों में सांगोपांग वर्णन किया है। प्रकृति के आलंबन परक तथा उद्दीपन परक दोनों तरह के रमणीय चित्र काव्य की वास्तविक आत्मा है। कवि ने ऋतु चक्र का वर्णन ग्रीष्म से आरंभ कर वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर ऋतुओं का क्रमशः दिग्दर्शन कराते हुए प्रकृति के सर्वव्यापी सौंदर्य, माधुर्य एवं वैभव से संपन्न वसंत ऋतु के साथ इस काव्य का समापन किया है। मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। आपको पूछा जाए कि कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था, तो मालविकाग्निमित्र, और प्रकृति का काव्य और प्रथम काव्य था ऋतु संहार। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमो वर्षीय। विक्रम प्लस उर्वशी संधि है। कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। साहित्य और पुराणों में उर्वशी का बखान तो हमने सुना ही है। उनकी सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति कोई और नहीं है। पुराणों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के संयोग से बुध उत्पन्न हुए, जो चंद्रवंश के आदि पुरुष थे। बुध का इला के साथ विवाह हुआ, जिसके गर्भ से पुरूरवा उत्पन्न हुए, जो बड़े बुद्धिमान, वीर तथा रूपवान थे। और पुराणों में महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का कई ग्रंथों में वर्णन हमें मिलता है। उर्वशी साहित्य और पुराणों में सौंदर्य की प्रतिमूर्ति रही है। वह स्वर्ग की एक अप्सरा थी और इस अप्सरा की उत्पत्ति नारायण की जंघा से मानी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इनका जन्म कामदेव के उरु से हुआ था। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह स्वर्ग की सर्व सुंदर अप्सरा थी। एक बार इंद्र की राजसभा में नाचते समय वह राजा पुरूरवा के प्रति क्षण भर के लिए आकृष्ट हो गई। इस कारण उनके नृत्य का ताल बिगड़ गया। इस अपराध के कारण राजा इंद्र ने रुष्ट होकर उसे मृत्यु लोक में रहने का अभिशाप दे दिया। मर्त्य लोक में उसने पुरु को अपना पति चुना, किंतु शर्त यह रखी कि वह पुरु को नग्न अवस्था में देख ले या पुरूरवा उसकी इच्छा के प्रतिकूल समागम करे अथवा उसमें के 2 मेष स्थानांतरित कर दिए जाए तो वह उनसे संबंध विच्छेद कर स्वर्ग जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। उर्वशी और पुरूरवा बहुत समय तक पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहे। इनके 9 पुत्र थे। दीर्घ अवधि बीतने पर गंधर्वों को उर्वशी की अनुपस्थिति अप्रिय प्रतीत होने लगी। गंधर्वों ने विश्वावसु को उसके
मेष चुराने के लिए भेजा। उस समय पुरूरवा नग्ना अवस्था में था। आहट पाकर वे उसी अवस्था में विश्वावसु को पकड़ने दौड़े। अवसर का लाभ उठाकर गंधर्वों ने उसी समय प्रकाश कर दिया, जिससे उर्वशी ने पुरूरवा का नंगा देख लिया और आरोपित प्रतिबंधों के टूट जाने पर उर्वशी श्राप से मुक्त हो गई और पुरूरवा को छोड़कर स्वर्गलोक चली गई। ये थी उर्वशी और पुरूरवा की कथा। कुमार संभव का वर्णन है। कुमार संभव का वर्णन है, वह एक काव्य है। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है, जिसमें मेघों को दूत बनाकर काव्य लिखा गया है। यह एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। मेघदूत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेघदूत कालिदास द्वारा रचित एक विख्यात दूत काव्य माना जाता है। इसमें एक यक्ष की कथा है, जिसे कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। कामार्त यक्ष सोचता है कि किसी भी तरह से उसका अलकापुरी लौटना संभव नहीं है, इसीलिए प्रेमिका तक अपना संदेश दूत के माध्यम से भेजने का निश्चय करता है। अकेलेपन का जीवन गुजार रहे यक्ष को कोई संदेशवाहक भी नहीं मिलता है, इसलिए उसने मेघ के माध्यम से अपना संदेश विरहाकुल प्रेमिका तक भेजने की बात सोची। इस प्रकार आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश पर उमड़ते मेघों ने कालिदास की कल्पना के साथ मिलकर एक अनन्य कृति की रचना करवा दी। हिंदी साहित्य में भी आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। 10वीं कक्षा में हमने उनका पाठ पढ़ा था, कालिदास का प्राणी प्रेम। मेघदूत की लोकप्रियता भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से हो रही है। जहां एक और प्रसिद्ध टीकाकारों ने इस पर टीकाएं लिखी है, वहीं अनेक संस्कृत कवियों ने इससे प्रेरित होकर इसको आधार बनाकर कई दूत काव्य लिखे हैं। भावना और कल्पना का जो उदात्त प्रसार मेघदूत में उपलब्ध है, वह भारतीय साहित्य में अन्यत्र विरल है। ऐसे मेघदूत कालिदास का एक खंड काव्य है और उनका एक 5वां ग्रंथ है। उनकी हमने जानकारी प्राप्त की। यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का खूब वर्णन निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश कालिदास का एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला मैं, तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर कवि ने उदाहरण दिया है कि रघुवंश महाकाव्य लिखा तो उसे लगा कि कहाँ वह सूर्य के तेज से उत्पन्न हुआ सूर्यवंश और कहाँ मैं मोटी बुद्धि वाला यानी मूर्ख, छोटा। जिस प्रकार तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर हम अपार समुद्र को पार नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार मैं अपनी बुद्धि से सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन नहीं कर सकता, फिर भी मैंने उनका वर्णन लिखा है। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में मिलती है।
और जानकारी देखें तो रघुवंश कालिदास रचित एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। राम का इसमें विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग उनसे ही संबंधित है। आदि कवि वाल्मीकि ने राम को नायक बनाकर अपनी रामायण रची, जिसका अनुसरण विश्व के कई कवियों और लेखकों ने अपनी अपनी भाषा में किया। राम की कथा को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। कालिदास ने यद्यपि राम की कथा रची, परंतु इस कथा में उन्होंने किसी एक पात्र को नायक के रूप में नहीं उभारा। उन्होंने अपनी कृति रघुवंश में पूरे वंश की कथा रची, जो दिलीप से आरंभ होती है और अग्निवर्ण तक समाप्त होती है। अग्निवर्ण के मरणोपरांत उनके गर्भवती पत्नी के राज्याभिषेक के उपरांत इस महाकाव्य की इतिश्री होती है। तो इस प्रकार रघुवंश उनका महाकाव्य है जो सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन करता है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। सर्वोत्कृष्ट यानी सर्व में उत्कृष्ट। यह उनका तीसरा नाटक है। इनमें 7 अंक है। उनकी विशेषताओं को देखें, 7 अंक है, सबसे उत्कृष्ट नाटक है। यह नाटक महाकवि ने राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा का वर्णन करते हुए लिखा है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में जानकारी ज्यादा प्राप्त करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल संस्कृत साहित्य का अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। यह कालिदास की अंतिम रचना है। इसके 7 अंकों में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व के शकुंतला उपाख्यान से लिया गया है। कण्व के माध्यम से एक पिता का पुत्री को दिया गया उपदेश आज 2000 वर्ष के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय में था। भारतीय आलोचकों ने काव्येषु नाटक रम्यम तत्र रम्या शकुंतला कहकर इस नाटक की प्रशंसा की है। भारतीय आलोचकों के समान ही विदेशी आलोचकों ने भी इस नाटक की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जब सन 1791 में जॉर्ज फोस्टर ने इसका जर्मनी में अनुवाद किया तो उसे देखकर जर्मन विद्वान गेटे इतने गद हो गए कि उन्होंने उनकी प्रशंसा में एक कविता लिख डाली थी और वहां के एक महान पुस्तक के आयोजन के कार्यक्रम में वो अभिज्ञान शाकुंतलम को अपने मस्तक पर लेकर नाच उठे थे। यह थे उनकी प्रशंसा और उत्कंठा सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ की उदात्तता का उदाहरण। इस तरह कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य कला आदि सभी की झलक हमें मिलती है। ऐसे कालिदास को हमारा शत शत प्रणाम और उनके ग्रंथों का हम पठन करें और उनके आदर्शों पर चलने का हम प्रयत्न करें। इसी आशा के साथ हम कालिदास की जीवनी को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। शब्दार्थ और टिप्पणी। अभिभावक, बच्चों के पारिवारिक रक्षक, शास्त्रार्थ, शास्त्र संबंधी चर्चा, अनुरोध, आदेश, ग्लानि, दुख, पीड़ा, संकेत, इशारा, यकायक, सहसा, निरक्षर, अनपढ़, रोचक, आकर्षक। धन्यवाद।